तो गुड आफ्टरनून बच्चों। तो आज हम लोग टेस्ट 10 की डिस्कशन करने जा रहे हैं और क्वेश्चन जो है सबसे पहला जो ऑर्गेनिक का 51 नंबर क्वेश्चन है वो डायपोल मोमेंट से रिलेटेड है। तो डायपोल मोमेंट सोन बाय मतलब किस कंपाउंड में डायपोल मोमेंट होगा। तो पहला जैसे ऑप्शन दिया हुआ है कि हमारा 1 2 आपका डाइक्लोरोबेंजीन। तो इधर देखना 1 2 अगर बेंजीन में दो सेम ग्रुप लगा हुआ है तो डायपोल मोमेंट जो होता है सबसे ज़्यादा होता है ऑर्थो का, उसके बाद होता है ऑर्थो का होगा, फिर क्या हमारा मेटा का होगा और फिर क्या हमारा पैरा का डायपोल मोमेंट क्या। अगर दो बेंजीन रिंग में दो ग्रुप क्या हमारा सेम टाइप का लगा हुआ है तो ये क्या हमारा जो म्यू होता है डायपोल मोमेंट होता है ये क्या हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा थीटा, यानी थीटा का वैल्यू जितना कम होगा डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगा उतनी ज़्यादा। तो यहाँ पे जो है म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ भी क्या होगा म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन यहाँ पर तो क्लोरीन क्या हमारा ये इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा, एक वेक्टोरियल फोर्स इधर लगेगा दूसरा नीचे की तरफ लगेगा, यानी दो वेक्टोरियल फोर्स क्या हमारा 180 पे लग रहा है। तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट रिजल्टेंट म्यू आर का वैल्यू क्या आ जाएगा जीरो, यानी 1,4 डाइक्लोरो में क्या हमारा डायपोल मोमेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा जीरो। तो ये क्या हमारा दूसरा है कि ट्रांस डाइक्लोरो टू ब्यूटेन। तो देखो सिस और ट्रांस में सिस की डायपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो नहीं होगा लेकिन ट्रांस की डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या आ जाएगा जीरो हो जाएगा। यहाँ पे दो वेक्टोरियल फोर्स एक दूसरे क्या हमारा अपोजिट काम कर रहा है, एक इधर लगा μ1 दूसरा ये लगा μ2, 180 पे काम कर रहा है, रिजल्टेंट म्यू आर का वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो। सिस में क्या हमारा सिस 1 2 डाइक्लोरो में ये म्यू की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पे जीरो नहीं होगा। ठीक है, फिर क्या होता है यहाँ पे बोला किस में डायपोल मोमेंट होगा तो ये ट्रांस में डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या हो गया म्यू की वैल्यू इसमें जीरो हो जाएगा। ठीक है, फिर 1 2 डाइक्लोरो में भी म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगा जीरो हो जाएगा। ट्रांस 1 2 डाइनाइट्रोइथीन में भी म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन में म्यू की वैल्यू जीरो नहीं होगा तो क्या हमारा 51 का क्या हमारा फर्स्ट ऑप्शन चले गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट स्टेबल, यानी कार्बोकेटाइन दिया कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। देखो फर्स्ट वाले जो ऑप्शन है ये कि 3 डिग्री क्या हमारा एलाइल टाइप का कार्बोकेटाइन है और साथ में देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज ये डबल बॉन्ड, इसमें क्या हमारा C6H5 यानी बेंजीन रिंग है पूरी पॉजिटिव चार्ज के साथ, ये सारे डबल बॉन्ड क्या हमारा कंजुगेट सिस्टम में, इसमें मैक्सिमम क्या होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या हमारा रिजोनेंस बनेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या हमारा रिजोनेंस होगा, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा फर्स्ट वाले का सबसे ज़्यादा हो जाएगा। इसमें भी रिजोनेंस होगा लेकिन इसमें नंबर ऑफ रिजोनेंस कम होगा और फर्स्ट वाले में नंबर ऑफ रिजोनेंस क्या होगा ज़्यादा, क्योंकि ये इस पे जाएगा तो इस पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, फिर ये शिफ्ट हो जाएगा पूरी रिंग क्या ये पूरा पॉजिटिव चार्ज से लेके दोनों बेंजीन रिंग तक ये क्या कंजुगेट सिस्टम है। तो यहाँ पे पूरी इसमें नंबर ऑफ रिजोनेंस काफ़ी ज़्यादा बनेगा, इसलिए फर्स्ट वाले का स्टेबिलिटी क्या हो गया सबसे ज़्यादा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। 4 कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ की ऑर्डर रेंज करना है। तो देखो फर्स्ट वाले क्या है ऑर्थोनाइट्रोबेंजोइक एसिड, तो ऑर्थोनाइट्रोबेंजोइक एसिड में क्या हमारा ऑर्थो इफेक्ट लग जाएगा, ऑर्थो इफेक्ट चलते ये ऑर्थोनाइट्रोबेंजोइक एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा सबसे ज़्यादा होगा, यानी सबसे ज़्यादा जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या हमारा आपका सेकेंड नंबर का आ गया। ठीक है, सेकेंड के बाद क्या हमारा फिर पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड, यानी यहाँ पे -R और -I की वैल्यू ज़्यादा, यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट लगा है। फिर क्या हमारा पैरा पोजिशन पे NO2 लगा है तो यहाँ पे -R और -I, तो यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट चलते एसिडिक प्रॉपर्टी क्या हो गया सबसे ज़्यादा, -I की वैल्यू ज़्यादा आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या गया, यानी सबसे पहले 2 आया, 2 के बाद क्या आ गया हमारा 3 आया, 3 के बाद जो है अब इसमें ये 2 के बाद क्या गया 3 के बाद क्या हमारा हाँ ये फोर्थ वाला जो है ये क्या हमारा मेटा नाइट्रो दिया हुआ है, यहाँ पे मेटा लगा हुआ है, ये मेटा नाइट्रो क्या हमारा बेंजोइक एसिड। तो उसके बाद क्या गया हमारा ये सबसे पहले 2 आया, 2 के बाद क्या हमारा 3 आया, 3 के बाद क्या गया 4, यानी मेटा नाइट्रो क्या हमारा बेंजोइक एसिड, यानी यहाँ पे कौन इफेक्ट लगा -I इफेक्ट लगा और लास्ट में क्या गया बेंजोइक एसिड,
यानी ये क्या हमारा मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, ये क्या था हमारा 4th नंबर था, और ये क्या हमारा 1 नंबर था। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा जो मोर एसिडिक आ गया वो क्या गया, सेकेंड आया, सेकेंड के बाद क्या हमारा थर्ड आया, थर्ड के बाद क्या 4 आया, 4 के बाद 1, यानी कि हमारा 4th ऑप्शन चले गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये क्या हमारा द एनायन फॉर्मेट एनायन दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या हमारा फॉर्मेट एनायन है, वो जब फॉर्मेट एनायन 2 कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ फाउंड टू बी इक्वल लेंथ, कह रहा फॉर्मेट एनायन में ये बॉन्ड लेंथ x है, ये बॉन्ड लेंथ y है, तो कह रहा फॉर्मेट एनायन में चाहे ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हो चाहे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो, कह रहा दोनों की बॉन्ड लेंथ क्या होता है, सेम होता है। तो ऐसा क्यों होगा, देखो ये बॉन्ड लेंथ x है, ये बॉन्ड लेंथ y, तो फॉर्मेट एनायन का ये दो रिलेटिंग स्ट्रक्चर है 1 और 2, और दोनों इक्वालेंट टाइप का है। ये क्या हमारा 1 2 जो है आपका इक्वालेंट RS स्ट्रक्चर है। इक्वालेंट रिलेटिंग स्ट्रक्चर जहाँ भी होगा तो बॉन्ड लेंथ ऑलवेज क्या होगा, सेम। इसलिए फॉर्मेट एनायन में कार्बन से डबल बॉन्ड चाहे कार्बन से सिंगल बॉन्ड, दोनों की बॉन्ड लेंथ क्या रहेगा, सेम। जहाँ भी इक्वालेंट टाइप की बॉन्ड लेंथ बनेगा, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड दोनों की बॉन्ड लेंथ क्या होगा, सेम होगा। यही पूछ रहा है 2 HCOH2 कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ फाउंड टू बी द इक्वल लेंथ, व्हाट इज द रीजन फॉर इट। तो इसका रीजन क्या है, कह रहा है बॉन्ड लेंथ वीकर देन COH, ये गलत है। द एनाइन HCOH2 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये इक्वालेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, इसीलिए क्या होगा, दोनों की बॉन्ड लेंथ क्या होगा, सेम। तो ये क्या होगा 54 का सेकंड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड प्रोड्यूस्ड ऑप्टिकली इनएक्टिव ऑन हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोजनेशन। किसकी हाइड्रोजनेशन करने से ऑप्टिकली क्या हमारा इनएक्टिव कंपाउंड बनेगा। देखो इस फर्स्ट वाले की अगर हम हाइड्रोजनेशन करें H2 निकेल की प्रेजेंस में इसको हीट कर दें तो ये 1 2 3, तो यानी इधर क्या लग जाएगा, ये क्या हमारा H है, ये क्या हमारा CH3 है, इधर क्या हमारा C2H5 है, इधर बन जाएगा ये C3H7 नॉर्मल प्रोफाइल। ये कार्बन क्या रहेगा, कायरल ही रहेगा, यानी ये ऑप्टिकली एक्टिव है। पूछ रहा है ऑप्टिकल इनएक्टिव, देखो इधर करेंगे तो 1 2 3, तो ये क्या नॉर्मल प्रोफाइल आइसो प्रोफाइल, ये भी कायरल रहेगा। ठीक है, ये भी क्या हमारा कायरल हो जाएगा, तो ये भी क्या होगा ऑप्टिकली एक्टिव। यहाँ पे देखना अगर इसका करें तो इधर से नॉर्मल प्रोफाइल है, इधर से क्या हमारा आइसोब्यूटाइल है, ये भी कायरल रह जाएगा। लेकिन इसका अगर हम रिडक्शन कर दें H2 निकेल प्रेजेंस, इधर से आइसो प्रोफाइल है, इसमें देखो इसके हम रिडक्शन किए तो ये देखना ये डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड पे क्या हमारा H ऐड हो गया, तो ये क्या हमारा आइसो प्रोफाइल HCH3, तो दोनों तरफ का ग्रुप क्या हमारा सेम, तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया, ये कायरल हो गया, यानी ऑप्टिकली क्या हो जाएगा इनएक्टिव। बाद बाकी सभी में हाइड्रोजन करेंगे तो कायरल कार्बन रह रहा है, इसमें कायरलिटी लॉस हो जा रहा है, तो ये ऑप्टिकली क्या हो जाएगा इनएक्टिव है ना, तो यानी क्या कौन सा ऑप्शन हो गया 4। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन ऑफ 1 2 3 एंड 4 आर रिस्पेक्टिवली, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है और इसमें पूछ रहा है कि 1 2 3 4 की क्या हमारा हाइड्रोजन पूछ रहा है, ये 1 2 3 4। अब इसमें देखो फर्स्ट में हाइड्रोजन ये क्या हमारा कितने सिग्मा बॉन्ड हो गया इसमें, अगर इसमें हम लोग सिग्मा बॉन्ड चेक करें, ये देखो अगर इसमें सिग्मा बॉन्ड चाहिए 1 2 डबल 1 सिग्मा 1 क्या पाई, तो 3 सिग्मा हो गया, तो हाइड्रोजन कौन सा हो गया हमारा sp2। इसमें क्या हमारा एक सिग्मा हो गया, एक क्या हो गया पाई, कितने सिग्मा हो गया 2, तो हाइड्रोजन क्या हो गया sp। इसमें भी क्या हो गया हमारा sp2, ये इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड क्या हो गया sp3। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा पूछा है 1 2 3, हमारा sp2 sp sp2 sp3 है ना, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन आ रहा है sp2 ये देखो, फिर क्या हमारा sp ये भी सही है, फिर क्या sp2, फिर क्या sp3। तो 1 नंबर का sp2 है, 2 नंबर का sp है, 3 नंबर का क्या हमारा sp2 है, 4 नंबर का sp3, यानी कि हमारा सेकेंड ऑप्शन चले जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ क्या हमारा रिजेंट है, ये क्या साइक्लोहेक्सिन है, और साइक्लोहेक्सिन से ये एलाइलिक पोजिशन पे क्या लग जा रहा है, ये एलाइलिक पोजिशन पे क्लोरीन लग रहा है। तो पूछ रहा है इसमें कौन सा रिजेंट। अब देखो अगर इसमें HCl के एडिशन करेंगे HCl एनहाइड्रस AlCl3, तो ये तो क्या हमारा एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में होता है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है,
Cl2 क्या हमारा अल्ट्रा वायलेट राइट, Cl2 डार्क एनहाइड्रस AlCl3, ये भी गलत है। ये क्या एलाइलिक पोजीशन पे है, यानी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कराने के लिए हम क्या किए, अब जरा ये देखना, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कराने के लिए यानी ये किस पोजीशन पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हमेशा क्या हमारा उसी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पे होगा जिसमें sp3 कार्बन के साथ क्या हमारा हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो इसमें हम क्या यूज किए, Cl2 और H म्यू लाइट। तो ये क्या हमारा एलाइलिक पोजीशन पे क्या हमारा क्लोरीन लग गया, क्योंकि यहाँ से कौन सा एलाइल रेडिकल बनेगा और इस पर क्लोरीन लगा। फिर दोबारा इसको रिएक्शन करेंगे, क्या हमारा Cl2 H म्यू, तो अब इस एलाइलिक पोजीशन पे लग जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा रिजेंट हम यूज करेंगे, यानी इसमें हम यूज किए Cl2 और क्या हमारा अल्ट्रा वायलेट राइट या H म्यू लिख दें। Cl2 डार्क एनहाइड्रस AlCl3 नहीं, इसमें इलेक्ट्रोफाइल Cl+ बन जाएगा, इसमें भी इलेक्ट्रोफाइल Cl+। तो ये क्या हमारा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमेशा कार्बन हाइड्रोजन क्या हमारा sp3 कार्बन पे जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा क्या हमारा एलाइल फ्री रेडिकल बनेगा और फिर इस पर क्या हमारा क्लोरीन फ्री रेडिकल का क्या हो जाएगा, अटैक हो जाएगा। तो ये क्या हमारा पहले तो इस एलाइलिक पोजीशन फिर इस पे लगा, तो इस तरह से ये क्या हमारा जो सेकंड ऑप्शन वो क्या हमारा सही है, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, यानी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑलवेज sp3 कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगा तो उस पर होता है, सनलाइट की प्रेजेंस हो रहा है। तो ये क्या अल्ट्रा वायलेट लाइट दे चाहे सनलाइट, तो ये क्या हमारा सेकंड ऑप्शन क्या हमारा सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक कंपाउंड CH3COHN फॉलोइंग, है ना। ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ की ऑर्डर रेंज करना है। ये क्या हमारा एसिटिलीन है, ये क्या हमारा मिथाइल एसिटिलीन है और क्या हमारा विनाइल है। तो इधर देखो एसिटिलीन में ये क्या हमारा S कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है, यानी Sp है। Sp में S कैरेक्टर कितना परसेंट, 50% S कैरेक्टर है। S कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उतना ज़्यादा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा उतनी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्या हमारा एसिटिलीन का आ गया। अब ये क्या हमारा मिथाइल एसिटिलीन, इसमें तो ये क्या हमारा कुछ प्लस आई इफेक्ट भी एनाइन को अनस्टेबल कर देगा, तो उसके बाद ये आ गया। इसमें भी क्या हमारा Sp। और विनाइल में देखो इसमें कार्बन का ऑप्शन कौन सा है, sp2 है। तो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से क्या हमारा आपको हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा कम। तो सबसे मोर एसिडिक जो हो गया एसिटिलीन मिथाइल एसिटिलीन क्या हमारा विनाइल, यानी फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड विथ एसिटिलीन प्रोड्यूसेस, है ना। कह रहा है कि मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड को किसके साथ रिएक्शन किया गया, मिथाइल एसिटिलीन के साथ किया गया, तो क्या देगा प्रोडक्ट। जब इसकी रिएक्शन करेंगे तो ये क्या दे दिया हमारा मीथेन गैस दे दिया। तो पूछ रहा है इसमें कौन से प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो इसमें क्या दे दिया हमारा मीथेन गैस दे दिया, यानी क्या हमारा फोर्थ ऑप्शन आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर एरोमेटिक इन नेचर, इसमें कौन सा एरोमेटिक नेचर का है। देखो एरोमेटिक के लिए आपको पता है कि 4 कंडीशन होना चाहिए एरोमेटिसिटी के लिए। एरोमेटिसिटी के लिए कितने कंडीशन होना चाहिए, 4 कंडीशन। पहला क्या है साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा क्या हमारा कंजुगेट सिस्टम में होना चाहिए, थर्ड क्या होना चाहिए हमारा प्लेनर होना चाहिए, फोर्थ क्या हमारा हाइकल्स रूल के अकॉर्डिंग 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में होना चाहिए, जिसमें n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 अगर इस कंडीशन में है तो क्या हमारा एरोमेटिक होगा। तो देखो साइक्लोपेंटाडाइन तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्या हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ ये साइक्लोपेंटाडाइन। ये क्या हमारा साइक्लिक है, क्या हमारा कंजुगेट है ना। सभी का ऑप्शन कौन सा है sp2 है, सभी जगह sp2 है, यानी sp2 होगा तभी तो प्लेनर होगा। साइक्लिक है, कंजुगेट है, प्लेनर है। अब इसमें हाइकल्स रूल लगाए तो हाइकल्स रूल लगाए तो क्या हमारा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है ये देखो, ये भी यहाँ पे क्या हमारा 2 पाई इलेक्ट्रॉन। कंजुगेट सिस्टम में 1 नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 2 पाई 2 पाई 2 पाई क्या हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो गया कैंसिल, n की वैल्यू क्या आ गया 1, यानी कैसा कंपाउंड हो गया एरोमेटिक। तो पहला तो एरोमेटिक है। फिर क्या हमारा आया ट्रोफोलियमाइन, ये क्या ट्रोफोलियमाइन, ये भी क्या हमारा CCP है, साइक्लिक है, कंजुगेट है, प्लेनर है। हाइकल्स रूल लगाए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हमारा 6 पाई इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू क्या आ गया 1, यानी ये भी क्या हो गया
एरोमेटिक। लेकिन यहाँ पे देखो ये वाला एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन कौन सा है, sp3। पूरी रिंग क्या होना चाहिए, sp2। अब ये देखो ये जो है इसमें हाइकल्स नहीं लगेगा, ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। अगर इसमें लगाए हम तो ये क्या हमारा नेगेटिव चार्ज, ये क्या हमारा 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन लगाए तो ये कितना 8 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये 4n इक्वल टू क्या हो गया 8 - 2 इक्वल टू क्या 6। ये क्या हमारा n इक्वल टू क्या हमारा 6/, क्या हमारा 4, यानी ये क्या आ गया 3/2 फ्रैक्शनल वैल्यू आ गया। तो ये एरोमेटिक नहीं है, ये क्या हमारा एंटी एरोमेटिक। तो इसमें ये कौन सा कंपाउंड है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। और ये वाला जो है क्या हमारा ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। और ये क्या हो गया हमारा एरोमेटिक हो गया, ये भी क्या हो गया एरोमेटिक। तो ए और बी क्या हमारा सिर्फ इसमें एरोमेटिक है, ए और बी, ओनली ए एंड बी क्या हो गया एरोमेटिक। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड नॉट एरोमेटिक, इसमें कौन सा एरोमेटिक, अभी जस्ट यही क्वेश्चन था। ये भी एरोमेटिक है, देखो साइक्लोपेंटाडीन, ये फिनॉल भी क्या हमारा एरोमेटिक है। और ये क्या हमारा साइक्लोऑक्टाटेट्राइन जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, एक्सेप्शनल केस है। ये क्या हमारा ये एंगल ऑफ स्ट्रेंथ जल्द इसमें रिपल्सन होता है, इसकी ज्योमेट्री क्या हमारा टब शेप होता है। और टब शेप होने के चलते अपनी क्या करता है ज्योमेट्री को लॉस कर देता है। और ये नॉन प्लेनर होता है, ये क्या होता है हमारा नॉन प्लेनर होता है, नॉन प्लेनर होता है, ये प्लेनर नहीं होता है। इसीलिए साइक्लोऑक्टाटेट्राइन जो क्या हमारा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, इसमें साइक्लिक भी है, ये क्या हमारा साइक्लिक भी है, साइक्लिक है। ठीक है, कंजुगेट भी है, कंजुगेट सिस्टम में है, लेकिन नॉन प्लेनर है। तो नॉन प्लेनर तो जैसे क्या कि हाइकल्स रूल नहीं लगेगा। ठीक है, हाइकल्स रूल ऑलवेज क्या हमारा मॉलिक्यूल क्या हो चाहिए प्लेनर। प्लेनर का मतलब कि रिंग की हाइड्रोजन क्या होना चाहिए sp2, यानी सारे आइटम सेम प्लेन होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि इसमें एंगल ऑफ स्ट्रेंथ रिपल्सन के जल्दी अपनी ज्योमेट्री को क्या करता है चेंज करता है। ये क्या हमारा टब क्या हमारा शेप हो जाता है। और टब शेप होने के चलते क्या हमारा ये जो p ऑर्बिटल है, यहाँ जो p ऑर्बिटल है और ये जो p ऑर्बिटल है एक दूसरे के पैरेलल नहीं होगा, इसीलिए रिजोनेंस नहीं हो पाएगा। क्योंकि जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड होगा सभी में क्या होना चाहिए रिजोनेंस होना चाहिए, इसलिए इसमें रिजोनेंस नहीं होगा, इसलिए क्या हमारा ये एरोमेटिक नहीं है। ठीक है, यानी क्या हमारा थर्ड ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, ये क्या हो गया नॉन एरोमेटिक है। अगले क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक। फिर वही आया कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। देखो साइकिल, ये क्या हमारा साइक्लोप्रोपिनाइल, ये क्या हमारा CC साइक्लिक है, कंजुगेट है, प्लेनर है, साइक्लिक कंजुगेट प्लेनर। हाइकल्स रूल लगाए 4n + क्या 2 पाई इलेक्ट्रॉन, कितना हमारा 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये कैंसिल हुआ, n की वैल्यू 0, यानी ये कैसा कंपाउंड हो गया एरोमेटिक। तो ये एरोमेटिक है। ये देखो ये क्या साइक्लोपेंटाडाइन, इसमें लगाए ये क्या हमारा ये CCP है, साइक्लिक है, कंजुगेट है, प्लेनर है। लेकिन हाइकल्स रूल नहीं लगा, 4n + क्या हमारा 2 पाई इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या हमारा 4 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी n की वैल्यू जो है क्या हमारा ये आपका 3 ये क्या हमारा n की वैल्यू जो है ये फ्रैक्शन वैल्यू आ गया, यानी 1/2 आ जाएगा। ये क्या हमारा 4n इक्वल टू क्या हमारा 4 - 2 इक्वल टू क्या हमारा 2, n बराबर क्या 2 क्या हमारा 4 आ गया, यानी क्या 1 क्या हमारा 2 आया, यानी कैसा वैल्यू आ गया फ्रैक्शन वैल्यू आ गया। इसीलिए क्या हमारा ये एंटी एरोमेटिक है। तो ये भी क्या हमारा ये तो एरोमेटिक नहीं है, ये भी क्या हमारा एंटी एरोमेटिक है। ये कैसा कंपाउंड है हमारा एंटी एरोमेटिक है। और ये क्या हो गया नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन कौन सा हो गया sp3 आ गया। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो एरोमेटिक कौन सा हुआ इसमें, एक तो क्या हमारा आपका A हो गया। ठीक है, A के बाद क्या हमारा B भी का तो नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या हमारा C क्या एंटी एरोमेटिक, ये क्या आ गया नॉन एरोमेटिक। इसमें सिर्फ एक ही कंपाउंड कौन सा हमारा एरोमेटिक है, तो ये आपका ANBC विच ऑफ द, अच्छा नॉट एरोमेटिक पूछ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है नॉट एरोमेटिक है ना, सही है। हाँ, तो ये तो एरोमेटिक था, ये नॉट एरोमेटिक पूछ रहा है, तो ये एरोमेटिक नहीं है, ये भी एरोमेटिक नहीं है, ये भी एरोमेटिक नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन सा BCD क्या हो गया एरोमेटिक नहीं है, BCD क्या हमारा एरोमेटिक नहीं है। तो ये क्या हो गया हमारा थर्ड ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे पूछा नॉट एरोमेटिक। ठीक है, हेलो एवरीवन,
आज हम लोग टेस्ट 10 के यहाँ पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो यहाँ पर अगर देखें हम लोग, तो सबसे पहले में Ti4+ है और Ti4+ की अगर बात करें तो कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो कंपाउंड जो होगा दैट विल बी कलरलेस, बिल्कुल सही है। यहाँ पर बात करें क्रोमियम जो है दैट इज़ 3+ और क्रोमियम 3+ में अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये कलर्ड कंपाउंड होगा, ये भी सही है। बात करते हैं वेनेडियम की, यहाँ पर अगर बात करें K3VF6 VF6 3- होगा और वेनेडियम 3+ आएगा। वेनेडियम 3+ की बात करें तो यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, दैट इज ऑल्सो कलर्ड, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है कलरलेस कंपाउंड। तो हमारा जो आंसर होगा दैट इज थर्ड ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करें तो सिस MA4B2 टाइप का जो कॉम्प्लेक्स होता है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। ट्रांस की अगर बात करें सेकंड ऑप्शन की CO, यहाँ पर अगर देखें तो जो दिया हुआ है दैट इज़ ट्रांस, तो यहाँ पर EN जो आपका होगा इथिलीन डायमीन दैट इज़ बाइडेंटेड लिगेंड, तो यहाँ पर ClCl होगा। यहाँ पर अगर देखोगे तो POS आ जाएगा, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, यानी फर्स्ट भी नहीं है सेकंड भी नहीं है। बात करते हैं थर्ड की सिस, अगर इसी के सिस वाले की बात करें तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है और COEN3 जो होता है पॉजिटिव दैट इज ऑल्सो ऑप्टिकली एक्टिव। तो थर्ड और फोर्थ जो हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है, सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 4D एंड 5D सीरीज हैव नियरली द सेम एटॉमिक रेडियस, बिल्कुल सही है। बात करें 4D और 5D की, तो 4D और 5D में या 5D में जो होता है वहाँ पर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसलिए साइज जो होती है वो सेम हो जाती है। तो ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा दैट इज द फर्स्ट। नेक्स्ट अगर बात की जाए, वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन मैक्सिमम 8 अबाउट द मिडिल ऑफ ईच सीरीज। अगर हम लोग बात करें एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन की, तो पहले क्या होता है D1 कन्फिग्रेशन होता है, देन D2 D3 D4 D5, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो बॉन्डिंग भी बढ़ेगी, इंटरेक्शन बढ़ेगी। इस वजह से क्या होता है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी लगभग मिडिल तक इंक्रीज होती है, ठीक है। देर इज वन अनपेड इलेक्ट्रॉन पर डी ऑर्बिटल एंड दिस रिजल्ट्स इन स्ट्रोंगर इंटर एटोमिक इंटरेक्शन, ये बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है। सो assertion and reason are true and reason is the correct explanation of a first option. Next है the spin only magnetic moment of scandium 3+। scandium 3+ की बात करें तो scandium 3+ का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो D0 हो जाएगा, 3D0, और scandium 3+ का जब 3D0 हो जाएगा तो यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट पॉसिबल ही नहीं है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो तो गलत है। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट √n × n+2 वेर n इज द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये बिल्कुल सही है, यानी केवल रीजन हमारा ट्रू है। सो फोर्थ ऑप्शन। कॉपर 2 कंपाउंड्स आर अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन एंड अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन, पॉसिबल ही नहीं है। Cu2+ का डिस्प्रोपोर्शनेशन पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पर होना चाहिए था Cu+, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा क्या हो गया, गलत। अब यहाँ पर होता क्या है कि Cu+ अगर होता तो Cu+ जो होता है वो डिस्प्रोपोर्शनेट होता है किस में, Cu2+ एंड Cu में। तो Cu में जब डिस्प्रोपोर्शनेट होगा तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है Cu2+ एंड Cu, इसका मतलब क्या होगा कि Cu+ से ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, Cu2+ होगा। Cu2+ इज स्टेबल देन Cu+ ड्यू टू मच मोर नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ Cu2+, बिल्कुल सही है। तो रीजन सही है, असर्शन गलत है। तो रीजन इज ट्रू, असर्शन इज फॉल्स। फोर्थ ऑप्शन अगेन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अगर नॉट करेक्ट की बात करें तो LaOH इज लेस बेसिक देन LiOH3, यहाँ Li की जगह पर Lu करना है। तो बात करते हैं लेंथेनम हाइड्रोक्साइड की, और जब हम लोग लेंथेनम से ल्यूटीशियम तक जाते हैं तो यहाँ पर जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो घटती है। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है यही हमारा इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट अगर बात करें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स, लेंथेनॉइड्स की बात की रहे तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होता है दैट इज n-2f 1 to 14 n-1d 0 से 1 ns2 होता है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन मैच करेंगे तो दैट इज़ द फर्स्ट ऑप्शन, जहाँ पर S में 2 और P में 6 दिया हुआ है, तो वो हो गई सही इनर शेल में। ड्यूरिंग द क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ सॉल्ट विद कैटायन Y2+, addition of reagent X2, alkaline solution of salt gives a bright red precipitate
द रिएजेंट X एंड कैटायन Y2+। X जो रिएजेंट होगा वो हमें पता है कि भाई निकल 2+ का जब DMG के साथ में रिएक्शन होता है तो हमें पता है कि ब्राइट रेड प्रेसिपिटेट बनता है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अगर बात करें NiCN4 यानी यहाँ पर निकल 2+ में है और पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, तो निकल 2+ का जो कन्फिग्रेशन होता है दैट इज 3D8, और 3D8 में क्या होगा Cn- स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पर होगी पेयरिंग। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पेयरिंग होने के बाद में क्या होगा कि ये हो गया आपका खाली। अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए पेयर्ड हो गए, तो फिर ये क्या होगा आपका पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स पॉसिबल नहीं है। दूसरा दिस इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स पॉसिबल ही नहीं है, जबकि कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सो बोथ असर्शन एंड रीजन इज फॉल्स। यहाँ पर कॉलम मैच का क्वेश्चन दिया गया है Mn2+ जो है वो आपका ग्रुप 4 में होता है। सो पहले में आपको देखना है ए के साथ में आपको थर्ड देखना था। देखो ए के साथ में अगर थर्ड देखोगे तो आपको केवल कितना ऑप्शन मिल रहा है, ओनली 1 ऑप्शन, और वो कौन सा है, सेकंड ऑप्शन। फिर भी हम लोग कंफर्म कर लेते हैं। बात करते हैं आर्सेनिक 3+ की। आर्सेनिक 3+ जो होता है वो सेकंड बी ग्रुप में होता है। Cu2+ की बात की जाए तो Cu2+ हमारा सेकंड ए ग्रुप में आ जाएगा, और एल्यूमिनियम जो होता है वो हो जाएगा हमारा थर्ड ग्रुप में। ठीक है, तो बिल्कुल सही है हमारा सेकंड ऑप्शन। तो देखो बेटा, आज हम MT10 का डिस्कशन करेंगे और MT10 में देखेंगे अपन फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 74। तो क्वेश्चन नंबर 74 में बोल रहा है कि इन अ मिक्सचर ऑफ A एंड B कंपाउंड शो नेगेटिव डेविएशन। कौन सा डेविएशन शो कर रहा है, नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। तो नेगेटिव डेविएशन कब होगा, वॉल्यूम क्या होना चाहिए, उसमें घटना चाहिए, और जो अपने पास एंथैल्पी चेंज है डेल एच वो भी कैसा आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, हीट रिलीज होनी चाहिए। तो इसमें जो इंटरेक्शन होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा देन AA और BB इंटरेक्शन के, या फिर AB इंटरेक्शन इज वीकर होगा देन AA एंड BB से। तो बेटा जो AA और BB का जो इंटरेक्शन होगा उसके कंपेयर में AB का जो इंटरेक्शन होगा वो वीकर नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो कौन सा आंसर जाएगा बेटा 74 में, अपने पास आंसर जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 75 है बेटा अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वा सॉल्यूशन विल एक्टिवेट हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा बेटा, जिसका आई ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अपने पास बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो आई वांटा फैक्टर के। तो वांटा फैक्टर इसके लिए देखोगे तो आई इक्वल टू कितना आएगा इसका 3। यदि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है अपने, वो क्या दे रखा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जितने नंबर ऑफ आयंस आएंगे वही क्या होगा अपना आई। इसके नंबर ऑफ आयंस 2 आएंगे तो इसका कितना हो जाएगा 2। यूरिया के लिए 1 होता है, ग्लूकोज के लिए 1 होगा। तो कौन सा जाएगा बेटा अपने पास 75 में फर्स्ट जाएगा। टू लिक्विड X एंड Y बोल रहा है आइडियल सॉल्यूशन है A एंड B वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल। तो अपने पास कोई X और Y करके आइडियल सॉल्यूशन में है, तो इसके लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका देखेंगे बेटा, X का देखेंगे। तो मोल कितने इसके 1, टोटल मोल कितने हैं 4। X Y का मोल फ्रैक्शन देखेंगे तो ये कितना आएगा अपने पास 3/4 आ जाएगा। तो अपने पास जो PS है वो किसके इक्वल होगा, P0 X प्लस P0 बाई XY के इक्वल होगा। PS कितना दे रखा है इसने, तो 550 दे रखा है। P0 X अपने को फाइंड करना है, X जो है वो दे रखा है 1/4 और ये दे रखा है P0 बाई 3/4। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा P0 X प्लस P0 बाई 3 P0 बाई इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 2200 लिख सकते हैं इसको। ये इक्वेशन कौन सी आ जाएगी अपने पास फर्स्ट। अब क्या बोल रहे हैं वो कि एट द सेम टेम्परेचर 1 मोल ऑफ Y फर्दर एडेड। तो Y में के 1 मोल ऐड कर दिए तो जो न्यू मोल फ्रैक्शन होगा X डैश वो कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। ये तो इसमें तो कोई ऐड किया नहीं, Y में ऐड किया है। तो Y कितना हो जाएगा, मोल कितने थे 3, अब कितने हो जाएंगे 4, Y कितना हो जाएगा 5। तो वही P0 इधर देख लेते हैं बेटा, इसको देखें तो ये कितना बनेगा अपने पास PS इक्वल टू कितना होगा P0 X डैश प्लस P0 V X Y डैश। तो ये PS कितना है, P0 X कितना है अपने पास, P0 X तो फाइंड करना है बेटा अपने को। PX कितना है 1/5, P0
बाई एक्स वाई कितना है अपने पास 4/5 और पी एस कितना आ रहा है बेटा अपने पास, बोल रहा है कि 10 बढ़ जाता है, तो 550 पहले था और 10 और बढ़ गया, तो ये कितना हो जाएगा 560। तो पी नॉट एक्स प्लस पी नॉट वाई और इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 5 से, तो 560 इंटू 5 करेंगे तो ये आएगा बेटा 2800। 560 इंटू 5 तो 0, 5 6 या 0 और 28, तो ये आएगा 2800। इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहाँ पे लिखें बेटा अपन पी नॉट एक्स प्लस ये आ रहा है अपने पास 4 पी नॉट वाई इक्वल टू 2800। इसको माइनस 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 तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, ये करेंगे तो कितना आएगा माइनस पी नॉट वाई और ये माइनस करोगे तो कितना आ रहा होगा -600, माइनस माइनस कट जाएगा तो पी वाई कितना आ जाएगा बेटा अपने पास, जो पी वाई है वो आ रहा होगा +600। और फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे वैल्यू तो पी वाई तो 1800, तो पी एक्स जो आ रहा होगा वो आ रहा होगा बेटा 400। तो देखो कौन सा आंसर है अपने पास, सेकंड ऑप्शन जाएगा बेटा अपने पास, क्वेश्चन नंबर 76। नेक्स्ट है बेटा अपने पास एक्वा सोल्यूशन ऑफ 0.0 Na2SO4 है, 0.01 ग्लूकोज आर आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब क्या होगा बेटा, पाई1 इक्वल टू होगा किसके, पाई2 के, तो यहाँ क्या लिखोगे I1 C1 T और ये कितना आएगा I2 C2 T2, तो T तो सेम ही होगा, दोनों को कैंसिल आउट हो जाएगा। I निकालोगे फर्स्ट के लिए I कितना आएगा बेटा, C1 तो हो गया 0.004 इंटू ये कितना हो जाएगा 1 प्लस N की वैल्यू कितनी आएगी इसके लिए 3 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा अल्फा इक्वल टू आई कितना दे रखा है इसके लिए 1 आएगा, क्योंकि ग्लूकोज बोला है कॉन्सेंट्रेशन 0.01 है, तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 0.01 बाई 0.004, तो पॉइंट से पॉइंट उठाओगे तो ऊपर कितना बढ़ जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 5/2। 2 अल्फा इक्वल टू करोगे बेटा तो कितना आ जाएगा 5/2 माइनस 1, 2 अल्फा आ जाएगा बेटा ये 3/2, तो अल्फा आ जाएगा अपने पास 3/4 इंटू 100, तो ये कटेगा 25 टाइम्स, तो अल्फा आ जाएगा बेटा 75%। थर्ड आंसर। नेक्स्ट है बेटा अपने पास द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर कितने दे रखा है 2 × 10⁻⁷ है, द डेंसिटी इज 1 ग्राम पर ml, द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। H2O देखोगे बेटा तो H2O किस में टूटेगा आपका H प्लस किस में टूटेगा H प्लस OH माइनस। तो जैसे ये H प्लस OH माइनस में टूटेगा बेटा तो अपने पास इसको लिखेंगे KW जो लिखेंगे वो कितना आएगा अपने पास H प्लस OH माइनस बाई H2O, तो KW कितना आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है 10⁻⁻7 होगी 25 पे, ये 10 कितना होगा माइनस H2O कितना होगा 1000/18 होगा कि नहीं होगा, ये ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा बेटा 18 × 10⁻⁻17 बनेगा, या फिर इसको कितना लिख सकता हूँ 1.8 × 10⁻16। तो कौन सा आंसर जाएगा बेटा, क्योंकि उसने 1.8 को पहले से क्या लिखा हुआ है यहाँ 2, तो कौन सा आंसर होगा अपने पास सेकंड आंसर होगा। तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर है अपने पास सॉल्युबिलिटी बताना है बेटा, A2X3 की सॉल्युबिलिटी बताओगे तो ये किस में टूटेगा 2A3 प्लस और 3X2 माइनस। इसकी सॉल्युबिलिटी X है तो ये कितना बनेगा 2S, ये कितना बनेगा बेटा 3S। KSP लिखेंगे तो KSP क्या होता है बेटा 2S की पावर कितना लग जाएगा 2, 3S की पावर कितना होगा बेटा ये 3, तो KSP कितना आ जाएगा बेटा अपने पास यहाँ से KSP 2 का स्क्वायर देखेंगे तो क्या बन जाएगा 4S² और 27SQ की पावर SQ बन जाएगा बेटा, पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो KSP कितना आ जाएगा 108 इंटू S की पावर 5, तो आंसर जाएगा बेटा फोर्थ अपने पास। क्वेश्चन देखा बेटा अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट इन
मोलर क्वांटिटी कैन एक्ट एज बफर सॉल्यूशन। अपने पास देखें बेटा, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट इन इक्विमोलर क्वांटिटी कैन एक्ट एज बफर सॉल्यूशन। ठीक है, द पीएच ऑफ द अबव मेंशन बफर वुड बी इक्वल टू pKa ऑफ एसिटिक एसिड। तो देखो बेटा, कंटेनिंग एसिटिक एसिड हो या फिर अपने पास सोडियम एसिटेट हो, इक्विमोलर पे क्वांटिटी होंगी तो एक्ट बफर सॉल्यूशन। ये तो सही है बेटा अपने पास। pH ऑफ द अबव मेंशन बफर वुड बी इक्वल्स टू pKa ऑफ एसिटिक एसिड, ये भी ठीक है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं करेगा बेटा इसको। क्या नहीं करेगा? एक्सप्लेन नहीं करेगा। नॉट फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर ट्रू बट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट। 81 में देखेंगे तो वो बोल रहा है कि NH4Cl कॉन्सेंट्रेशन 1 m दे रखा है, 0.1 मोलर दे रखा है, 0.01 मोलर, 0.01 मोलर दे रखा है। तो जो H होता है बेटा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रूट C के। तो अब देखो कि कॉन्सेंट्रेशन जिसका सबसे ज्यादा होगा उसका हाइड्रोलाइसिस सबसे कम होगा। तो सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन किसका है? H4 का है। तो हाइड्रोलाइसिस सबसे ज्यादा किसका होगा? H4 का होगा। तो देखो बेटा, यहाँ क्वेश्चन नंबर 82 ले गए अपन। तो बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, इसके लिए जो रिएक्शन दे रखी है वो Kp कितना दे रखा है? Kc दे रखा है अपने को 4 × 10⁻⁻, द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन ये है बेटा अपने पास। तो पहले रिएक्शन के लिए जो Kc दे रखा है वो कितना दे रखा है बेटा? 4 × 10⁻⁴ दे रखा है। अब देखा बेटा यहाँ से कि Kc इसके लिए दे रखा है, तो पहले तो रिवर्स कर दिया उसने रिएक्शन को। तो रिवर्स करते हैं तो Kc डैश बन जाएगा बेटा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 10⁻⁴। अब फिर रिएक्शन को क्या कर दिया बेटा उसने? 2 से डिवाइड कर दिया। तो क्या हो जाएगा? पावर में कितनी पावर चली जाएगी? 1/2। तो यहाँ से देखोगे Kc डबल डैश सॉल्व करेंगे बेटा अपन, तो कितना आएगा? 1/2 × 10⁻²। तो Kc डबल डैश हो जाएगा अपने पास 100/2। तो ये कितना आ जाएगा बेटा अपने पास? 50 आ जाएगा। कौन सा आंसर होगा इसका? 50 होगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखे बेटा, था एक्सोथर्मिक रिएक्शन ClF3 रिप्रेजेंट बाय द इक्वेशन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन दे रखी है, वो बोल रहा है कि ClF5 ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर इंक्रीज कब होगा? इंक्रीज कब होगा बेटा? जब ये इंक्रीज जब होगा बेटा जब अपने पास क्या दे रखा हो? रिमूविंग Cl2 को रिमूव करोगे तो रिएक्शन कहाँ आने लग जाएगी? बैकवर्ड आने लग जाएगी। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया अपन ने तो रिएक्शन किधर की साइड जाने लग जाएगी? इंक्रीज। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो किधर जानी चाहिए अपने पास? एंडोथर्मिक की। तो अपने पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर बढ़ाओगे अपने पास, टेम्परेचर बढ़ा दिया अपन ने, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे रिएक्शन बैकवर्ड जाने लग जाएगी। तो उसमें भी क्या होगा अपने पास? CF3 डिक्रीज होगा। इंक्रीज द टेम्परेचर पे नहीं होगा। एडिंग F2 ऐड किया तो रिएक्शन कहाँ जा रही होगी अपने पास? फॉरवर्ड जाएगी कि नहीं? क्योंकि जो QC होगा वो लेस देन होगा किससे? Kc से, यदि F2 ऐड करते हो। तो कौन सा आंसर जाएगा अपने पास? थर्ड। द इक्विलिब्रियम Kp1 दे रखा है अपने को, Kp2 दे रखा है। ये रिएक्शन है और इस रिएक्शन के लिए तो फर्स्ट X टेंस टू क्या दे रखा है बेटा अपने को? Z। इसके 1 मोल लिए, इसके 0 होंगे, 1 - X। टोटल ये 2x बनेगा। तो टोटल पार्शियल प्रेशर निकालोगे तो 1 + x P1 आएगा, और इसका निकालेंगे 2x 1 + x1 P1 आएगा। तो Kp1 निकालेंगे बेटा अपन, तो Kp1 आएगा अपने पास 2x, ये 2y है बेटा अपने पास। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4x² 1 + x का स्क्वायर बनेगा, P1 का स्क्वायर बनेगा, और क्या बनेगा अपने पास? 1 - x / 1 + x। 1 + x से एक 1 + x, P1 से एक P1 कट जाएगा। तो जो Kp1 है बेटा वो कितना आ जाएगा अपने पास? 4x² / 1 - x² P1। ये xp1 आ गया। यदि अपने को ऐसे ही रिएक्शन क्या दे रखी है अपने को? Z है, Z से क्या बन रहा है? P + Q बन रहा है। तो Z का 1 मोल है, सेम मोल बोल रहा है, तो ये कितना लोगे? 1 - x, ये बनेगा x। टोटल मोल 1 + x ही आएंगे इसके। तो मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 1 + x, इसका हो जाएगा 1 + x। प्रेशर P2 है टोटल, तो पार्शियल प्रेशर आ जाएगा इनका। पार्शियल प्रेशर आ गया तो मैं क्या लिख सकता हूँ? Kp2 लिख सकता हूँ। Kp2 कितना आएगा? x² P2 का स्क्वायर 1 + x 1 + x, और मेरे पास रिएक्टेंट कितना है? 1 - x 1 + x। x से x कट जाएगा, और ये कितना है बेटा? एक P2 से एक P2 कट जाएगा। तो Kp2 कितना आ जाएगा अपने पास? ये आएगा x² P2 1 - x²। Kp1 और Kp2 कितना दे रखा है अपने को? Kp1 / Kp2 का जो रेशो है
वो 1/9 दे रखा है, और ये कितना आ रहा है अपने पास 4x² 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये P1 है। ये आ रहा है अपने पास x² P2 अपॉन 1 माइनस x², ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, x² से x² कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से लेके आएंगे तो P1 अपॉन P2 कितना बनेगा बेटा 1/36। तो कौन सा आंसर होगा इसमें, फोर्थ स्टेटमेंट। द वेपर प्रेशर ऑफ 0.1 मोलर शुगर सॉल्यूशन मोर देन दैट ऑफ द 0.1 मोलर पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन होगा। पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन होगा तो बेटा जो चेंज होता है वो कितना होता है, P0 माइनस PS होता है कि नहीं, ये क्या होगी, लोअरिंग होगी, और लोअरिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, नंबर ऑफ आयंस के, और नंबर ऑफ आयंस के होगी तो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बेटा अपने पास, रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट द सॉल्यूशन, तो इसलिए ये अपने पास कैसा है, सही है। तो कौन सा आंसर होगा इसका अपने पास, फोर्थ आंसर होगा। हाँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्या हमारा, ये कंपाउंड दिया, इसमें HCl का एडिशन दिया हुआ है कि क्या बनेगा, जरा आप ये देखो। तो ये एडिशन किस रूल के अकॉर्डिंग हो गया, मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग हुआ। मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग इसमें क्या हमारा HCl है, HCl आयोनाइज हुआ, क्या हमारा H+ और Cl- में, तो मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग H+ वहाँ पे जाएगा जहाँ पे डबल पहले से क्या हमारा ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो ये बना। अब ये कार्बोकटाइन बना कितना डिग्री, तो ये कार्बोकटाइन आपका बना कितना, तो ये 2 डिग्री। अब इसमें क्या हो गया हमारा, रिएजमेंट हो गया, रिएजमेंट से भी 2 डिग्री बना, लेकिन ये बेंजाइल का 2 डिग्री बना, तो इसमें क्या आ जाएगा, रिजोनेंस आ जाएगा। रिजोनेंस के चलते ये कार्बोकटाइन क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। अब इस पर क्या हमारा Cl- का अटैक हुआ, तो ये प्रोडक्ट क्या हमारा कुछ ऐसा बन गया। यहाँ पे क्या लगा दिए, Cl CH2 CH3, ये बना। ऐसा ऑप्शन को इसमें आ रहा है, ये क्या हमारा थर्ड ऑप्शन चलेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। विच आर द फॉलोइंग नॉट गिव 2 फिनाइल ब्यूटेन ऑन मेजर प्रोडक्ट ऑन फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, तो फिडल-क्राफ्ट क्या हमारा अल्केनाइजेशन में क्या हमारा ये बोल रहे हैं 2 फिनाइल ब्यूटेन किससे नहीं बनेगा। ठीक है, तो फिडल-क्राफ्ट अल्केनाइजेशन है ना, अल्काइल लाइट के साथ होता है, अल्कीन के साथ होता है, अल्कोहल के साथ होता है। ठीक है, इन सभी कंपाउंड के साथ फिडल-क्राफ्ट क्या हमारा अल्केनाइजेशन। एक दिया क्या 1 ब्यूटीन, देखो 1 ब्यूटीन में क्या हमारा HF के साथ रिएक्शन किए, किसके साथ, HF के साथ रिएक्शन किए, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे HF के साथ के क्या हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, तो कह रहा है इसमें किसमें 2 फिनाइल ब्यूटेन था। ये देखो जरा, ये H इस मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग इस पे H गया, इस पे ये क्या हमारा पॉजिटिव चार्ज, यानी ये कितना डिग्री कार्बोकटाइन बना, ये बन गया 2 डिग्री कार्बोकटाइन, और ये कार्बोकटाइन इलेक्ट्रोफाइल क्या अगर बेंजीन पे अटैक कर देगा, ये क्या हमारा 2 फिनाइल क्या हमारा ब्यूटेन तो बना दिया। इसमें क्या बन गया हमारा 2 फिनाइल ब्यूटेन बन गया। इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट गिव्स 2 फिनाइल ब्यूटेन, कौन सा 2 फिनाइल ब्यूटेन नहीं देगा, तो पहला वाला तो दे दिया। ठीक है, उसके बाद 2 ब्यूटेनॉल H2SO4, तो ये भी दे देगा। अल्कोहल के साथ भी फिडल-क्राफ्ट अल्केनाइजेशन होता है, तो ये क्या 2 ब्यूटेनॉल को H2SO4 के साथ करेंगे। ठीक है, तो ये भी क्या होगा हमारा, ये कंसनट्रेट H2SO4 के साथ करेंगे, यहाँ से H+ इस पर अटैक किया, ये कार्बोकटाइन कितना डिग्री बना, 2 डिग्री बना। ठीक है, और ये इस पर अटैक किया, और इसमें भी क्या 2 फिनाइल ब्यूटेन बन जाएगा, तो ये सेकेंड भी दे दे। उसके बाद ब्यूटेनाइल क्लोराइड एनहाइड्रस ClCl3, देखो यही वाला नहीं देगा, ये क्या हमारा ब्यूटेनाइल क्लोराइड। ब्यूटेनाइल क्लोराइड का मतलब क्या हो गया, ये हो गया ब्यूटेनाइल क्लोराइड। ब्यूटेनाइल क्लोराइड को AlCl3 के साथ करेंगे फिडल का, ये क्या Cl इससे बाहर निकल जाएगा, ये दे दिया एरोमेटिक कीटोन। क्या दे दिया हमारा एरोमेटिक कीटोन, ये दिया एरोमेटिक कीटोन, और इसका रिडक्शन कर देंगे जिंक, सॉरी इसका रिडक्शन किए, इसका रिडक्शन कर दिए जिंक अमलगम कंसनट्रेट HCl, तो इससे बन जाए क्या नॉर्मल ब्यूटेन, तो ये बनाएगा क्या हमारा 1 फिनाइल ब्यूटेन। हमको चाहिए क्या 2 फिनाइल ब्यूटेन, तो क्या हमारा ये वाला नहीं देगा, ये इसका क्या हमारा सेकंड ऑप्शन
ब्यूटाइल क्लोराइड एनहाइड्रस Cl3, तो ब्यूटाइल क्लोराइड में भी क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट हो जाएगा। या देखो ब्यूटाइल क्लोराइड रहेगा और ब्यूटाइल क्लोराइड को पे AlCl3 डालेंगे तो यहाँ भी रीअरेंजमेंट होगा, ये इस पे शिफ्ट हो जाएगा, तो इससे बन जाएगा क्या हमारा सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो ये क्या हुआ, ब्यूटाइल क्लोराइड से में क्या रीअरेंजमेंट नहीं हुआ, तो इससे अब बाद में क्या कर रहा है, जिंक कंसनट्रेट HCl डाला है तो बाद में क्लीवेंसर रिडक्शन के थ्रू CO किसमें बदल जाएगा, CH2, तो इसमें नॉर्मल ब्यूटाइल क्या हमारा बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, यानी क्या हमारा थर्ड ऑप्शन। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ये देखो इसमें सबसे पहले इसमें कौन इफेक्ट लग रहा है, इसमें लग रहा है आपका माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट चलते पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टी क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ पर क्या लगा, माइनस आर और माइनस है, यानी फर्स्ट की एसिडिक प्रॉपर्टी क्या आ गया, सबसे ज़्यादा। उसके बाद क्या आ गया हमारा, सबसे मोर एसिडिक ये हो गया। उसके बाद क्या हमारा आपको पैराक्लोरो क्या हमारा बेंजोइक एसिड, यहाँ क्या लगा, प्लस आर और माइनस है, इसमें डोमिनेंट क्या हो गया, माइनस है, यानी क्या हमारा फोर्थ हो जाएगा। फिर उसके बाद इस दोनों में प्लस आर इफेक्ट लग रहा है, तो प्लस आर इफेक्ट किसमें, मिथाइल की प्लस आर इफेक्ट क्या हमारा कम होगा। तो उसके बाद क्या आ जाए, पैराटॉलिक एसिड, यानी क्या हमारा सेकेंड हो जाएगा। और ये देखना, ये थर्ड वाले क्या हो जाएगा, सबसे कम, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्लस आर इफेक्ट लग रहा है। जितना स्ट्रॉन्ग प्लस आर इफेक्ट लगेगा एसिडिक प्रॉपर्टी क्या होगा, उतना कम होगा। तो इस केस में क्या हो गया, सबसे कम। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, सबसे पहले फर्स्ट के बाद क्या फोर्थ के बाद सेकंड के बाद क्या हमारा थर्ड, यानी फर्स्ट ऑप्शन आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ, चूज द रिएक्शन विच इज नॉट पॉसिबल, कौन सा रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो ये देखो ये कौन सा रिएक्शन है, ये ओर्ज क्या हमारा फिटिंग रिएक्शन है, ओर्ज फिटिंग रिएक्शन है, तो ये क्या हमारा पॉसिबल है। ये भी क्या हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये भी हो जाएगा। ठीक है, ये क्या टॉलेंस एल्डिहाइड है, ये क्या टॉलेंस रिएक्ट दिया हुआ है, तो टॉलेंस एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा एसिड में, या एसिड की सॉल्ट में, ये भी ठीक है। यहाँ पे क्या हमारा ये फेलिंग सॉल्यूशन दिया हुआ है, क्या हमारा फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। तो फेलिंग सॉल्यूशन क्या हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड का टेस्ट नहीं देता, इसलिए रिएक्शन नहीं होगा। फेलिंग सॉल्यूशन एरोमेटिक एल्डिहाइड का टेस्ट नहीं देता है। ठीक है, तो ये क्या हमारा फोर्थ ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैच द कॉल्यूम, ठीक है, ये क्या एसिड क्लोराइड से क्या एल्डिहाइड बन रहा है, तो ये क्या हमारा रोजनबार्न रिएक्शन में होता है ऐसा, एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड, यानी ए का क्या आ गया हमारा सेकेंड आया। ठीक है, फिर ये क्या हमारा ये दिया हुआ है एसिड है, इसके अल्फा कार्बन से क्या बन रहा है क्लोरीन, तो ये HBZ रिएक्शन में होता है, तो ये क्या हमारा यानी बी के लिए क्या हो गया हमारा फोर्थ हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हमारा एमाइड है, इससे एक कार्बन कम का एमीन बन रहा है, तो ये क्या हमारा हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में होता है, ये हॉफमैन ब्रोमाइड है, यानी सी के लिए क्या आ गया हमारा आपका फर्स्ट आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या हमारा ये क्या हमारा कीटोन है, कीटोन से क्या हमारा COCH2 में बदल जा रहा है, तो ये क्या हमारा जिंक अमलगम कंसनट्रेट HCl किलमेंसन रिडक्शन, ये हो गया। ठीक है, ये क्या हमारा इससे ये बन रहा है, यानी क्या हमारा इसका ये हो गया, ये हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन क्या हमारा ये हो गया, इसका क्या हमारा इसका कर ही दिए। ठीक है, तो सी का ये हो गया। डी का क्या हो गया हमारा, डी का थर्ड हो गया, डी का क्या आ गया थर्ड। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा आ रहा है, यानी ए का सेकेंड, बी का फोर, ए का सेकेंड, बी का फोर, सी का क्या हमारा फर्स्ट, डी का थर्ड, यानी क्या हमारा थर्ड ऑप्शन चलेगा। ठीक है, तो CONO3 यानी MA3B3 टाइप हमें कॉम्प्लेक्स दिया गया है, डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, बिल्कुल सही है। इट हैज़ ए प्लेन ऑफ सिमेट्री, बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। K4FeCN6 इज ए डाईमैग्नेटिक। अगर बात करें K4FeCN6 की, तो यहाँ पर Fe जो होगा दैट विल बी 2+, और ये हो जाएगा 3D6, और Cn- स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पर जो है वो डाईमैग्नेटिक होगा, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी, और Fe जो होगा यहाँ पर वो पैरामैग्नेटिक होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल मेटल इन K4FeCN6 sp3d2, ये गलत है, क्योंकि पेयरिंग होगी तो d2 sp3 हो जाएगा, और यहाँ पर Fe वाले में sp3d2 होगा, यानी ये रॉन्ग है। तो ओनली असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, थर्ड ऑप्शन। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मोर सॉल्ट्स एग्जिबिट द टेस्ट फॉर अमोनियम Fe2+ एंड SO4 2- आयन, ये बिल्कुल आपका सही है,
जो भी आपका मोर सॉल्ट है दैट इज़ डबल सॉल्ट, और डबल सॉल्ट जो होते हैं वो आपके आयंस के लिए टेस्ट देते हैं। तो मोर सॉल्ट इज़ अ डबल सॉल्ट, ये भी सही है, और ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा। सो 93 जो है उसमें जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। इन अ फ्लेम टेस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ सॉल्ट ए ग्रीन फ्लेम विद ब्लू सेंटर, देखो अगर केवल ग्रीन फ्लेम होता तो बेरियम होता, लेकिन विद ब्लू सेंटर है तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा दैट विल बी Cu2+। बाकी कैल्शियम की कौन सी होती है, ब्रिक रेड, और स्ट्रोंशियम जो होता है वो होता है हमारा क्रिम्सन रेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। चलिए बात करते हैं Fe3+। Fe3+ की अगर बात की जाए, और En जो होता है वो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होगा वो पेयरिंग करवाएगा, और पेयरिंग कराएगा तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा दैट विल बी D2sp3। तो पहला ही ऑप्शन हमारा क्या दिख रहा है हमें, इनकरेक्ट है। सो आंसर इज फर्स्ट। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। देखो ये 3 एक्वा सॉल्यूशन NaCl का कॉन्सेंट्रेशन 0.1, 0.01, 0.01 है। तो यहाँ से देखोगे बेटा तो जिसकी मोलरिटी सबसे कम होगी उसका क्वांटम फैक्टर क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो कौन सा आएगा अपने पास, अपने को दे रखा है बेटा है H2+ हाफ O2 गैस से जो बनेगा वो क्या बनेगा अपने पास, H2O लिक्विड बन रहा है, वो ये बोल रहा है। तो इसके लिए अपने को डेल H नॉट रिएक्शन लिखना है बेटा। क्या लिखना है, डेल H नॉट रिएक्शन लिखना है। तो डेल H नॉट रिएक्शन जो होगा वो क्या आएगा, HH+ हाफ O डबल बॉन्ड O। यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा, डेल H वेपोराइजेशन +2 OH। तो ये कितना है अपने पास, x1 है, ये x1/2 है, डेल H वेपोराइजेशन x4 दे रखा है, ये -2 x3 आ जाएगा। तो कौन सा आंसर होगा बेटा अपने पास, सेकंड। नेक्स्ट देखा बेटा अपन ने इसका डेल NG फर्स्ट वाले का कितना आएगा, डेल NG जो होगा वो 0 आएगा। तो 0 पर क्या होगा, डेल E इक्वल टू होगा, क्योंकि डेल H इक्वल टू क्या होता है बेटा, डेल NG RT प्लस डेल E होता है। ये 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो डेल H इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल E। सेकंड में देखो बेटा N2, तो इसका जो डेल NG आएगा वो कितना आएगा, -2। तो डेल H इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, डेल E माइनस 2RT। तो ये कौन सा आ रहा है बेटा अपने पास, R। ऐसे इसका देखेंगे डेल NG कितना आ रहा है बेटा, इक्वल टू 2 आ रहा है, तो ये प्लस में हो जाएगा बेटा। तीसरे वाले का डेल NG कितना आ रहा है, 1। तो डेल NG की जगह 1 डालोगे तो कौन सा बन जाएगा बेटा अपने पास, फर्स्ट। तो 98 का आंसर कौन सा होगा बेटा, A का तो Q जा रहा है, B का R, C का S। तो आंसर कौन सा होगा इसका, फर्स्ट। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन CH3COOH बाई NaOH लेस देन दैट ऑफ द HCl बाई NaOH। सही है बेटा, क्योंकि अपने पास जब CH3 को CH3COOH होगा तो ये कुछ ना कुछ एनर्जी क्या करेगा, बॉन्ड डिसोसिएशन के लिए यूज करेगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मतलब डिसोसिएशन के लिए यूज करेगा, और डिसोसिएशन के लिए एनर्जी कम करेगा तो कैसी आएगी अपने पास, लेस देन ही आएगी। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन लेस देन बिकॉज द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट ऑफ आयोनाइजेशन प्रोसेस। तो इसके आयोनाइजेशन करने के लिए जो हीट यूज होगी उसका प्रोसेस, तो इसका फर्स्ट में यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये एक्सप्लेन भी कर रहा होगा। तो स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है और एक्सप्लेन भी करेगा। नेक्स्ट, द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन H2O गैस ग्रेटर देन बोल रहा है लिक्विड का। वैसे भी देखेंगे तो H2O लिक्विड से कहाँ जा रहा है बेटा, H2O लिक्विड से जा रहा है H2O गैस। जब ये गैस जाएगा बेटा तो वैसे भी स्टेबल से कहाँ जा रहा है, अनस्टेबल जाएगा कि नहीं आएगा। तो क्या होगा बेटा अपने पास, ग्रेटर देन होगी कि नहीं होगी इसकी एनर्जी। तो फर्स्ट वाला तो कैसा है अपने पास, सही है। एंथैल्पी चेंज नेगेटिव फॉर द कंडेंसेशन, H2O गैस से H2O लिक्विड जा रहा है, तो गैस से लिक्विड जाएगा तो एंथैल्पी क्या करेगा, रिलीज। क्योंकि यहाँ पे अब H2O गैस से कहाँ जा रहा है अपने पास, H2O लिक्विड जा रहा है कि नहीं, अनस्टेबल से कहाँ जा रहा है, स्टेबल। तो डेल H कैसा होगा बेटा अपने पास, स्टेबल से अनस्टेबल से स्टेबल जा रहा है, तो हीट क्या करेगा, रिलीज करेगा कि नहीं करेगा। तो डेल H कैसा होगा, नेगेटिव। तो ये भी कैसा होगा बेटा अपने पास, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही कैसे होंगे, इसके लिए करेक्ट होंगे।